हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्लास 9th की, उसमें जो आपका चैप्टर 10 है सर्कल्स, वो करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे और एक्सरसाइज जो है वो 10.2 करेंगे। ठीक है, 2 एक्सरसाइज इस वीडियो में रहेंगी। उसके बाद एक वीडियो और लाई जाएगी जिसमें बाकी के चैप्टर्स या और एक्सरसाइज की जाएंगी। ठीक है, देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि चैप्टर का नाम जो है वो सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल होता क्या है? तो सर्कल की आपको सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, वो सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, मतलब टोटल कर दो इन अ प्लेन, एक प्लेन फिगर में। जैसे ये आपको प्लेन है ना, प्लेन ये दिखाई दे रहा है आपको। तो विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस, जो समान दूरी पर हो, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। मतलब जैसे ये प्लेन का एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे जो पॉइंट है वो इससे इक्वल हो, क्या हो, बराबर। जैसे ये सेंटर ले लीजिए आप, क्योंकि मैंने रफ में मैंने थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। ये आप ध्यान से देखिए, सेंटर है। इस पॉइंट से ये सर्कल के सारे पॉइंट बराबर है। मतलब आप यहाँ से माप लो, यहाँ से मेजर कर लो, इसे मेजर कर लो, इसे मेजर कर लो, इसे मेजर कर लो, ये सब बराबर होते हैं। इसी को हम सर्कल कहते हैं, जो फॉर्म बनती है। समझ में आ गया? ये कह रहा है कि आप एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट ले लीजिए, उस फिक्स पॉइंट से उसके जिधर भी आप पॉइंट ले रहे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट इस पॉइंट से बराबर दूरी पर है। और जो प्लेन फिगर में जो आप ये जो शेप बनाएंगे, ये जो शेप बनेगी ये, क्योंकि ठीक है मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो ये जो शेप बनेगी इसे सर्कल कहते हैं। समझ में आ गई? क्लियर हो गया सर्कल किसे कहते हैं? तो आपको पता है सर्कल जैसी शेप कौन कौन सी होती है? जैसे व्हील देख लीजिए, मतलब पहिया, क्लॉक देख लीजिए, आप ये की रिंग देख लीजिए, बटन देख लीजिए, ठीक है, बैंगल देख लीजिए, कॉइन्स देख लीजिए, ये सब क्या है? सर्कल है। ठीक है बच्चों, सर्कल जो होता है वो 2D शेप की होती है, 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, ये याद रखना आप। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि सर्कल जब हम एक प्लेन फिगर पे बनाते हैं, जब हम किसी प्लेन पर हमने सर्कल बनाया, तो वो उस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला होता है इंटीरियर, ये अंदर वाला हिस्सा। जैसे मैंने मान लो सर्कल बनाया, ये अंदर वाला हिस्सा इंटीरियर कहलाएगा, आंतरिक भाग कहलाएगा। ठीक है, और जो ये बाहर वाला हिस्सा है इसे हम एक्सटीरियर कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आप आराम से पूरा देखिए। और ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ना, बाउंड्री, ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये जो ना, ये जो है सर्कल हो गए। तो कितने पार्ट हो गए? 3, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन। इसको ऑन बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे? ऑन। अगर आपसे पूछ लें कि किसी प्लेन फिगर पर जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो उस प्लेन फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद हम चैप्टर्स की ओर बढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो मैंने आपको इंटीरियर बता दिया, एक्सटीरियर बता दिया। अब आप सुनिए, देखिए ये क्या है? सर्कल है। ये क्या है? सेंटर है। तो सेंटर और सर्कल के ये जितने भी सारे पॉइंट्स है, इन जितने सारे पॉइंट में किसी एक को टच करके अभी जो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, ये इसको रेडियस कहा जाता है। ठीक है, और ये सर्कल हमने ड्रॉ किया ना, तो ये जो सर्कल की ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, बाउंड्री, इस बाउंड्री को ना हम फेंसिंग कहते हैं। ठीक है, फेंसिंग यानी कि सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, हिंदी में बोलते परिधि। समझ में आ गया? फेंसिंग ये इसकी बाड़ होती है, इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो आप ध्यान सुनो, ये क्या है? सरकमफ्रेंस। ये क्या है? सेंटर। सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान से सुनो। तो ये जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, ये जो सेंटर है, तो इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे ना, इसी को रेडियस कहा जाता है। ठीक है, और एक बात दोबारा बता दूं, देखो ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया, इस अंदर वाले हिस्से को इंटीरियर कहा जाता है।
और ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये बाहर, इसे एक्सटीरियर कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको ना बुक से भी दिखा दिया था, ताकि आपको ना यहाँ से स्पेलिंग में किसी प्रकार को देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। अंदर वाला इंटीरियर होता है, ठीक है, बाहर वाला जो होता है ना वो एक्सटीरियर होता है। क्लियर हो गया। रेडियस पता लग गई क्या होती है। तो आप बता सकते हैं कि एक सर्कल में हम कितनी रेडियस डाल सकते हैं। भाई सेंटर ये रहा और सर्कमफ्रेंस ये रही, तो आप कहीं पर भी डाल दो तो रेडियस बहुत सारे डाल सकते हैं, मैं नहीं। अगर कोई पूछ ले कि रेडियस कितने डालेंगे तो मैं नहीं। ठीक है, अब आप ध्यान सुनिए, ये सर्कल है, सर्कल की जो बाउंड्री क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस ये जो है बिल्कुल बीच में सेंटर कहलाता है। मतलब ये फिक्स पॉइंट होता है जो इस सर्कल के सारे पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है। हाँ, है ना, तभी तो रेडियस हर जगह से बराबर होगी। अगर ये 7 है रेडियस, तो ये भी कितनी होगी 7, ये भी कितनी होगी 7, 7 7 7 7, जितनी मेरी डालो 7 रहेगी। तो बच्चों ये जो पॉइंट नहीं, पॉइंट इसका नाम क्या होता है, सेंटर, हिंदी में केंद्र होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब दोबारा सुनो, ये सर्कल है, ये सेंटर है, और सेंटर और ये जो सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट है हमने इसको बिल्कुल आगे तक बढ़ा दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई और ये सेंटर से होके जा रही है। और आप मुझे बताइए कि इसमें कितनी रेडियस है, 1 2। और जब पॉइंट से एक बिल्कुल सीधी लाइन जाती है ना, तो उसको हम डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायामीटर, मतलब व्यास कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, अगर मैंने कुछ स्ट्रेट लाइन डाल दी, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे डायामीटर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डायामीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है, आ रहा समझ में, डायामीटर। आगे देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, ये लेकिन अब ये लाइन जा रही है, अब देखेंगे कि ये पूरी सीधी लाइन है, पर क्या ये सेंटर से होके जा रही है। तो अगर वो सेंटर से होके नहीं जा रही ना, तो उसका नाम हो जाता है जीवा, हिंदी में जीवा, इंग्लिश में कोड। स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, गलत है। ठीक है, दोबारा सुनिए, सर्कल है, ये सेंटर है, सुन रहे मेरी बात, ये सर्कल है, सेंटर है, और अगर मैंने ये लाइन डाली तो ये क्या कहलाएगी, कोड कहलाएगी। लेकिन अगर कोई, ये सेंटर है और अगर लाइन मैंने डाली और सेंटर से होकर चली गई, तो इस कोड का नाम, क्योंकि सेंटर से गई है, कहां से गई है, सेंटर यानी कि केंद्र से गई है, कोड यानी कि जीवा। अगर ये सेंटर से जा रही है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है डायामीटर। ठीक है, क्या होता है, डायामीटर। समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है, देखो लॉन्गेस्ट कोड तभी होगी ना जब वो सेंटर से होके जाएगी, और सेंटर से होकर जाने वाले को डायमीटर कहते हैं। तो यार है ना, लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लंबी जीवा, डायमीटर होती है। तो ये अब याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ लेना कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है, तो आप बता देना कि डायमीटर को लॉन्गेस्ट कोड कहा जाता है, बता दोगे, समझ में आ गया। अब आपसे पूछ ले कि एक सर्कल में सेंटर ये है, कितने डायमीटर डाल सकते हैं, देखिए अब जितने में डाल दीजिए। देखो मैं बताऊं, देखो इसका नाम तो कोड ही है, ठीक है, तो जब वो सेंटर से होके गई तो इसका नाम बदल गया। जैसे आप घर में आप अपने मम्मी पापा के बेटे हो या बेटी हो, लेकिन वही जब आप स्कूल में जाते तो आप स्टूडेंट बन जाते हो, लेकिन हो तो वही। ऐसे इसमें भी होता है कि जब तक वो सेंटर से होके नहीं जा रहा तो तुम उसको कोड ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोड। लेकिन जैसे ही वो सेंटर से होके चला गया तो उसका नाम बदल जाएगा, व्यास हो जाएगा, मतलब डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हालांकि मैं बार बार बता रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि एक सर्कल में कितने डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप याद रखना कि एक सर्कल में कितने डायमीटर डाल सकते हैं, मैं नहीं, मतलब बहुत, इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप ध्यान सुनिए, मैंने आपको सर्कल बता दिया,
सर्कल में सेंटर बता दिया और सर्कल की जो बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो रेडियस होता है, ठीक है। और अगर हम उसको बिल्कुल आगे तक बढ़ा देंगे तो वो डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर लाइन सीधी जा रही है, लाइन सीधी जा रही है लेकिन वो सेंटर से टच नहीं हो रही तो उसको कोड बोलेंगे, मैंने बता दिया। अच्छा एक बात आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि सर्कल है, एक सर्कल में मैंने ये लाइन बिल्कुल डाल दी, तो आप बताएंगे कि एक डायमीटर में कितनी रेडियस होती है? आप बताइए जल्दी से, एक डायमीटर में कितनी रेडियस होती है? कमेंट करके बता देना, नहीं तो ठीक है 2 रेडियस, बिल्कुल सही, ठीक है, वेरी गुड। आप बोल देंगे कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। तो डायमीटर, एक डायमीटर में कितनी होती है? 2 रेडियस होती है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर एक डायमीटर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो आप मुझे बता सकते हैं कि रेडियस कितनी होगी? बता सकते हैं? अगर एक डायमीटर मतलब व्यास, अगर डायमीटर की वैल्यू, ये पूरा डायमीटर 10 का है तो आप बता सकते हैं रेडियस कितने की होगी? बता सकते हैं कितने की होगी रेडियस? हाँ वेरी गुड, 5 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि एक डायमीटर में 2 रेडियस होती है तो आप उसका आधा कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे मुझे बताइए। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि अगर एक रेडियस की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो आप मुझे बताइए कि डायमीटर कितना होगा, उसी सर्कल का डायमीटर कितना होगा? 20, वेरी गुड, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ये दिमाग में रखना है कि एक सर्कल होता है, एक सर्कल में जो डायमीटर होता है वो 2 रेडियस से मिलकर बना होता है। तो अगर एक रेडियस 10 की है, दूसरी रेडियस 10 की है, तो 10 कितने हो गए? 20 नहीं हो गए? हो गए नहीं हो गए 20? क्लियर हो रहा है आपको? आ रहा है समझ में? अब आगे सुनिए, ये सर्कल होता है, ये सेंटर होता है, ये क्या है? रेडियस, ये क्या है? रेडियस, है ना। तो अच्छा बच्चों, अब ये सर्कल है ना, सर्कल का ये जो हिस्सा है, ये अगर देखो पूरे सर्कल की इस बात, पूरे इसको लेते हैं ना, पूरे इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, मतलब परिधि बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ सर्कल की सर्कमफ्रेंस लिख देता हूं, लेकिन अगर पूरे सर्कल में सिर्फ इसकी बात करूं तो इस भाग को, इस पार्ट को आर्क कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये आर्क होती है, चाप हिंदी में। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, और मैंने ये रेडियस डाली, ये रेडियस डाली, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा? पूरा सर्कल की, पूरी की बात नहीं कर रहा, खाली इतने की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क। लेकिन ये आर्क तो कहलाएगा, मतलब चाप तो कहलाएगा, लेकिन आप बताइए ये वाली चाप बड़ी है या ये वाली चाप बड़ी है? आप बोलेंगे ये वाली बड़ी है, तो हम पेपर में कैसे बताएंगे कि हम कौन सी आर्क ले रहे हैं? ये वाली ले रहे हैं या ये वाली ले रहे हैं? तो छोटी वाली के लिए सिर्फ चाप लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आपको बड़ी बतानी है तो आपको मेजर लिखना पड़ेगा, मेजर आर्क। समझ में आ रही है? अब आप छोटी वाली के लिए बता रहे हो, जैसे मान लो ये रेडियस है, ये रेडियस है, आप इसको बता रहे हो, मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी, तो आप ए बी ऐसे लगा रहे हो, तो ए बी आर्क इतना लिख सकते हो आप, हिंदी में ए बी चाप आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यही सर्कल है और मुझे ये चीज बतानी है, ये चीज बतानी है, यहाँ पे भी ए बी लिखा है, अब मैं ए बी लिख दूंगा, तो अगर मैंने आर्क लिख दिया तो फिर पता कैसे चलेगा कि नीचे वाली बताइए ऊपर वाली बताइए? अगर मुझे इसका नाम बताना है तो इसको बोलेंगे ए बी मेजर आर्क। तो इससे टीचर समझ जाएंगे, जो क्वेश्चन में आप भी समझ जाओगे, जो क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि इसकी बात हो रही है, समझ आ रही? इस वाले हिस्से की बात हो रही है पूरी। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया की, एरिया भी बाद में पढ़ते, पहले आर्क की पढ़ ले, तो ये चीज हो गई, समझ आ गया। और जब छोटी आर्क की बात करते हैं ना, या तो आप ए बी आर्क लिख दो छोटी में, या अगर आप उसको और क्लियरली बताना चाहते हो तो आप उसके आगे माइनर लिख दोगे, माइनर। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, हिंदी में आप लघु चाप भी लिख सकते हो। मतलब लघु लिखना जरूरी नहीं है, अगर एग्जाम में लघु लिखा आ गया तो वो छोटा है, अगर खाली चाप लिखा तभी वो छोटा है, बड़े के लिए उसको बताना पड़ेगा। समझ में आ गई? तो मैंने आपको आर्क के बारे में अच्छे से बता दिया। अब आगे सुनिए, ये सर्कल है, ठीक है, और मेजर को मैं बता दूं हिंदी में दीर्घ चाप, ठीक है। तो यहाँ ए बी दीर्घ चाप, ये हिंदी में होगा। अब देखिए ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसको क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया था
इसको क्या कहेंगे? देखिए इस हिस्से को बोलेंगे सेगमेंट, मतलब वृत्तखंड। देखो मैं आपको बता रहा था कि इसको क्या कहेंगे, इसको तो आपको पता है कोड कहेंगे, मैंने अभी समझाया था ना, जीवा कहेंगे। मैंने आपको बताया था अगर एक सर्कल में अगर हम सेंटर के अलावा सर्कमफ्रेंस के किसी भी दो पॉइंट को मिला रहे हैं, ये मिला रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे मिला रहे हैं, तो तब तक क्या करें, कोड टच होना चाहिए। टच, अगर मान लो मैंने ये डाला, ठीक है, और मैंने ऐसे डाला और मैंने ना इसको टच नहीं किया, इतना छोड़ दिया, तो इसे हम बोलेंगे कोड, नहीं ना? तो ये कोड है बच्चों, ये कोड है। और ये क्या, आर्क। तो कोड और आर्क से, आर्क इनके चाप, इन दोनों से मिलकर जो ये एरिया बनता है ना, ये इसको बोलते हैं सेगमेंट, वृत्तखंड। समझ में आ गया वृत्तखंड किसे कहते हैं? एक बार दोबारा से समझ लो। देखिए ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है। सुन रहे मेरी बात? तो आप ध्यान सुनिए, ये सेंटर है, तो हमने ये लाइन डाली, तो ये क्या है, कोड है, मतलब जीवा है। और ये छोटी आर्क है, और मैंने कहा था छोटी आर्क के लिए वर्ड छोटा लिखना जरूरी नहीं होता, नहीं होता ना। ये आर्क मतलब क्या है, चाप। तो जीवा और चाप के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। अब आप सुनिए, ये सर्कल है, ये मैंने कोड डाल दी, ठीक है, कोड डाल दी। अब सुनिए ये कोड है और ये आर्क है ना, ये आर्क। तो अब मैं बड़ी वाली आर्क ले रहा हूं, तो इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे, ठीक है, कोड मतलब जीवा, ठीक है, ये आर्क है। तो ये बड़ी आर्क है ना, ये बड़ी आर्क है और कोड है, तो इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, सेगमेंट। लेकिन कौन सा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, क्योंकि जब बड़ा होता है उसका नाम बताना पड़ता है, ठीक है, मेजर सेगमेंट का नाम देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में एक नितिन नाम का बच्चा पढ़ता है मान लो, ठीक है, तो आप उसको नितिन बुलाओगे। लेकिन अगर दो नितिन पढ़ते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि किस नितिन को बुला रहे हो, है ना। एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दो हो जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा। उसी तरीके से इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर बड़े वाला है, ठीक है, बड़े वाला है तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे मेजर लगाना पड़ेगा। और छोटे वाले के लिए आप बोलो या ना बोलो, आपकी मर्जी है। सुनने मेरी बात, ठीक है। ये क्या है, माइनर, और ये क्या है, मेजर, ठीक है, समझ में आ गया। मेजर सेगमेंट किसे कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, पता लग गया, क्लियर हो गया। दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर भी इस वाले पढ़ सकते हो आप, यहाँ पर द रीजन बिटवीन द कोड एंड अदर विथ आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कुलर रीजन, ठीक है। तो इस एरिया को जो है ना, ये देखो, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ये माइनर हो गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये मेजर हो गया, माइनर हो गया, और ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया, ठीक है। और ये देखो, ये हो गई माइनर आर्क छोटी, ये हो गई मेजर आर्क, ठीक है, समझ में आ गई आपको, ठीक है। और ये अगर सेंटर से जा रहा है तो हो गया डायमीटर, और सेंटर के बिना जा रहा है तो क्या हो गया, आपका कोड। तो मैंने आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझा दिया। अब देखते हैं कि आपको कितना अच्छे समझ में आया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो देखिए ये जो मैं करवा रहा हूँ, नहीं थोड़ा सा जो भी है, इसका PDF बना के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे, देखिए मज़ा तो इस बात में होगा कि जब आप सारे आंसर खुद बता पाएंगे, ठीक है, सुन रहे। और अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप हिंदी मीडियम में अपने बुक ओपन कर लीजिए। मैं बुक तो इंग्लिश ले रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदी में भी आपको थोड़ा सा बताता रहूँगा। देखिए ये कह रहे थे सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो पहला है मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं ये सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है, ये कह रहे हैं ये कहाँ पर होता है, मतलब जो वृत्त है उसका जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है। कह रहा है एक्सटीरियर होता है, बाहर होता है, या इंटीरियर अंदर होता है। जल्दी से बताइए, एक्सटीरियर होता है या इंटीरियर होता है, नंबर 1 या नंबर 2, जल्दी बताइए। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, वीडियो समझ रहे हैं, और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, ठीक है। तो इंटीरियर आपने बताया, तो वेरी गुड, इसको बोल देंगे जो अंतर भाग है, ऐसी हिंदी मीडियम में लिखा होगा, आप देख लेना, ठीक है, आंतरिक भाग या अंतर्भाग। नहीं, देखिए सेकंड, ये कह रहे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर जो सर्कल से वो ज़्यादा है, ठीक है, देन रेडियस लाइज इन, तो जो रेडियस से ज़्यादा है, तो ये वो जो पॉइंट है, जो लाइन बन रही है, वो कहाँ बनेगी, एक्सटीरियर या इंटीरियर। मैं एक बार समझा देता हूँ,
देखिए कह रहा है कि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एक ना सर्कल है और उसमें ये सेंटर है ना, सेंटर, इस सेंटर से एक पॉइंट है। देखिए वो कह रहा है कि ये सेंटर है और एक पॉइंट सेंटर से इतनी दूरी पर है कि वो रेडियस से बड़ा है। ये जैसे रेडियस तो इतनी होती है ना, तो रेडियस से बड़ा पॉइंट है, बाहर है, इसका मतलब बाहर हुआ ना वो। देखिए लिखा है एक ऐसा पॉइंट जिसके डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है, और सर्कल में ज़्यादा है उसकी रेडियस से, तो वो कहाँ आएगा, सर्कल के अंदर आएगा या सर्कल के बाहर आएगा। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसकी दूरी जो रेडियस है ना, रेडियस उससे ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा दूर है। तो आप बताइए वो अंदर होगा बाहर होगा, ये पॉइंट। वेरी गुड, पहला नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो खाली स्थान में क्या लिखोगे आप, एक्सटीरियर लिखोगे, ठीक है। ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है, ठीक है। बहिर्भाग हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ रहा है। नहीं, देखिए थर्ड, ये कह रहे थे लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लंबी जो कोड होती है ना सर्कल की उसको क्या बोलते हैं, मतलब सबसे लंबी, ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है इसमें जो सबसे लंबी जीवा होती है, सबसे लंबी जीवा तो आपको पता है सेंटर से होके जाती है। तो ये कह रहे जो लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, उसका क्या नाम होता है, जल्दी बताइए क्या नाम होता है उसका, डायमीटर, ठीक है, सबको पता है, वेरी गुड। तो डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। तो यार ना सबसे लंबी जो जीवा होती है वो कौन सी होती है, व्यास होती है। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, डायमीटर आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है फोर्थ में, देखो आपको खुद आंसर बताने हैं, ठीक है। तो एन आर्क इज अ, जो आर्क है ना, आर्क डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ठीक है। ये मैंने पहले नहीं बताया था, आप सुन लो, फिर भी मैं इसको हिंदी समझाता हूँ। ये कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल में सेंटर है, ठीक है, और ये कह रहा है कि जो उसकी आर्क है ना, आर्क वो डायमीटर के एंड तक है, जैसे यहाँ से लेकर ये आर्क यहाँ तक है खाली। अब आप खुद सोचो, जब डायमीटर में आर्क डली होगी, ये आर्क, तो यहाँ से और यहाँ से बराबरी तो होगी, ठीक है। ये कह रहा है एक वृत्त है, एक वृत्त में केंद्र है और उसमें एक व्यास है, और व्यास के जो अंतिम बिंदु होते हैं ये, तो यहाँ तक की जो चाप होती है ना, यहाँ तक की जो चाप है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में इस आर्क को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है सेमी सर्कल के नाम से। मतलब आधा वृत्त हो गया भाई, ये पूरा है, ये पूरा है, तो आधा इतना लोगे तो इसे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल ही तो बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने इसका आंसर आपको अच्छे से समझा दिया। अब पांचवें पर आ रही है, ये कह रहा है सेगमेंट जो होती है, मतलब जो वृत्तखंड होता है सर्कल का, वो किसके बीच का हिस्सा होता है, किसके बीच का क्षेत्र होता है, आर्क एंड डैश ऑफ सर्कल। जल्दी बताइए किसका होता है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये सर्कल होता है, ठीक है। आप पहले सेगमेंट बना लो, सेगमेंट क्या होती है पहले आपको पता होना चाहिए, सेगमेंट ये होती है, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूँ कि ये कह रहा है कि जो वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड वो किस किस के बीच का हिस्सा होता है, बताइए किस किस के बीच का हिस्सा होता है, इसका और इसका। तो हमें खाली स्थान में एक का नाम तो बता दिया, आर्क, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ये वाला खाली स्थान देगा, इसको खाली स्थान देके आंसर दे सकता है। तो कंसेप्ट क्लियर रखो। तो इस वाले हिस्से को आर्क बोलते हैं, हिंदी में से चाप कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोड। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, जीवा। तो इसका आंसर, इसका मतलब इसमें आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कोड आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब अगर एक सर्कल जो होता है प्लेन में कितने पार्ट में डिवाइड होता है, जल्दी बताइए। एक जब हम वृत्त बनाते हैं, जैसे हमने वृत्त बनाया, सर्कल बनाया, जैसे हमने सर्कल बनाया, मैं 6 पार्ट बता रहा हूँ, जैसे सर्कल तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ बताओ, 1 2 या 3, 3, वेरी गुड। एक तो अंदर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, जिसे इंटीरियर कहते हैं, ठीक है। एक बाहर वाला हो गया जिसे एक्सटीरियर कहते हैं, बहिर्भाग, आंतरिक भाग, और एक हो गया ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो कितने पार्ट हो गए, 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ इट डायमीटर, तो इसे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, ठीक है। मैंने अभी सारा समझा दिया था, एक बार लिख रहा हूँ। और यहाँ पर क्या आएगा, एक्सटीरियर आ जाएगा, इसमें क्या था, इंटीरियर था, और इसमें क्या था, द लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आंसर जो था वो हमारा ये वाला था, इसमें जो था वो ये वाला था, ठीक है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब देखता हूँ कि
आपको ट्रू फॉल्स कितने से समझ में आया, देखो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से समझना ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ये कह रहा है लाइन सेगमेंट, आपको बताना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, मतलब एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल में कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट इन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक हमने लाइन डाल रहे हैं, तो वो कह रहा है कि वो सेंटर को और टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और किसी भी सर्कल के किसी पॉइंट को टच कर रही है तो उसे रेडियस कहेंगे। देखिए ये सेंटर है, ठीक है, और सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है, यहाँ से ये टच कर दिया, तो इसको क्या रेडियस कहेंगे। मतलब एक वृत्त में केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर हम एक रेखाखंड खींच देते हैं, तो क्या इसको हम रेडियस कहेंगे। बिल्कुल सही, कहेंगे ट्रू है। तो पहले वाला आंसर क्या आ गया आपको, ट्रू आ गया। समझ में आ गई, समझ, अगर आपको लाइन का मीनिंग समझ में आ गया और आपने अच्छे से समझ लिया जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया तो आप कर लोगे। ये कह रहे सर्कल जो होता है हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। ये कह रहा है कि सर्कल में ना लिमिट मात्रा में जो है ना बराबर जीवाएं होती हैं। बताइए, सर्कल हैज ओनली फाइनाइट ऑफ इक्वल कोड्स। बताइए क्या सर्कल में कोड जो है वो फाइनाइट इक्वल होंगी, जैसे ये ए है, ये है, क्या ये इतनी अनइक्वल कोड नहीं हो सकते। देखो कितनी सारी कोड्स हैं, बोलिए। ये सेंटर से चलेगा तो क्या बन गया, डायमीटर बन गया, तो बहुत सारी होती है, फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज मेजर आर्क। ये कह रहा है अगर किसी वृत्त को हमने 3 आर्क में बांट दिया, अगर हम किसी वृत्त को 3 चाप में बांट देते, मान लो एक चाप मैंने ये ले ली, एक चाप मैंने ये ले ली, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले ली, और एक मैंने ये ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंटर डाल दिया, एक इसको मिला दिया, ठीक है, और ये किसकी बात कर रहा है, इसकी। देखो ये, तो देखो कितनी आर्क हो गई, एक आर्क ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये आर्क हो गई, और तीसरी हो गई। ये कह रहा है कि सारी की सारी जो चाप बनेगी ना 3 पॉइंट वाले हम लेंगे, 3 सर्कल को 3 भाग में बांटेंगे तो तीनों मेजर होंगी। अब आप बताइए ये मेजर है, पता ना मेजर किसे कहते हैं। मेजर जब 180 से ऊपर एंगल वाला बन रहा है, जैसे सर्कल है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे हमने ये डाली तो बच्चे माइनर कहलाएगी, लेकिन जैसे ये 180 है, 180 से ऊपर हो गया तो ये मेजर कहलाएगी। तो अब मैंने सर्कल के 3 पार्ट करे, 1 2 3, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये तीनों के तीनों मेजर हैं। देखो एक तो मेजर हो सकती है, देखो मैंने इस तरीके से पॉइंट ले लिया, तो देखो ये तो मेजर हो गई, ये माइनर हो गई, ये माइनर, तो तीनों मेजर नहीं हो सकती ना। तीनों मेजर का मतलब क्यों क्या है पता है, तीनों मेजर का मतलब क्या है, तीनों मेजर का मतलब यह है कि तीनों 180 से बड़ी होंगी, तीनों 180 से बड़ी होंगी। अब 180 से बड़ी मतलब हम मान लेते हैं 181 मान लेते हैं, चलो, तो 181 में 181 में 181 जोड़ोगे तो 363 आएगा। और आपको पता है सर्कल कितने डिग्री का होता है टोटल, 360। तो क्या मेजर आर्क एक सर्कल में 3 बन सकती हैं, नहीं बन सकती। आपको पता होना चाहिए कि सर्कल 360 डिग्री का होता है। जैसे एक ट्रायंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है ना, ऐसे ही सर्कल 360 डिग्री का होता है। आपने पाई चार्ट भी बनाया होगा अगर आपको ध्यान में हो तो। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है अच्छे से, ठीक है। कहीं मैं जा रहा तो आपको परेशान नहीं कर रहा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कोड ऑफ ए सर्कल, एक कोड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस द लॉन्गेस्ट रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है एक ऐसी कोड जो रेडियस के डबल होती है, एक रेडियस और 2 रेडियस, तो ये डायमीटर कहलाती है। होती है नहीं होती, बिल्कुल सही भाई। अगर हम रेडियस का डबल करते हैं तो डायमीटर होता है, और डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, कोड भी तो कहते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल हमें ये सही कह रहा है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई आपको। अब आगे देखिए, ये कह रहा है सेक्टर इज द रीजन। ये कह रहा है सेक्टर उसे कहा जाता है जो कोड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के जो बीच का हिस्सा होता है। अब आप मुझे बताइए सेक्टर उसे कहते हैं क्या, जल्दी बताइए। सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्याखंड। हिंदी वाले तो आराम से बता देंगे। ये कह रहा है त्रिज्याखंड किसे कहते हैं। ये कह रहा है त्रिज्याखंड जो होता है ना, त्रिज्याखंड जो होता है वो कोड और आर्क के बीच का हिस्सा होता है। मतलब हमने वृत्त डाला, कोड मतलब होता है जीवा, और ये आर्क, आर्क मतलब क्या होता है, चाप।
तो ये कह रहा है सेक्टर जो होता है इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है। बताइए क्या इसको हम सेक्टर कहते हैं? बताइए सेक्टर कहते हैं इसको? नहीं ना, तो ये फॉल्स हो गया। इसको सेगमेंट बोलते हैं। इसने बोला है कि सेक्टर जो होता है वो कोड और आर्क के बीच का हिस्सा होता है, तो गलत बोल रहा है ना, तो ये फॉल्स हो गया। समझ में आ गई आपको? मैं एक बार दोबारा से आपको बता दूं बच्चों, पहले इंग्लिश में देखो कि देखिए सर्कल होता है, ठीक है, क्योंकि न्यू चैप्टर होता है ना, तो मैं बिल्कुल आराम से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये सेंटर दे रखा है, ठीक है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, ठीक है, और ये आर्क होती है। तो आर्क और रेडियस के इस बीच वाले हिस्से को हम सेक्टर कहते हैं। अब हिंदी में देखो, एक सर्कल होता है, ठीक है, ये त्रिज्या होती है, ये चाप होती है। इस त्रिज्या और चाप के इस हिस्से को हम त्रिज्या खंड कहते हैं, जबकि यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया कि इसको हम सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, क्वेश्चन दूसरा था, तो समझ में आ गई। तो इसको त्रिज्या खंड कहते हैं, जबकि ये क्या बोल रहा है कि सेक्टर का मतलब होता है जो कोड और आर के बीच का हिस्सा। अब मुझे बताओ, ये सर्कल है, ये कोड है, ये आर्क है, इसके बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे? हिंदी में देखो, वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा आपको आ रहा है। जीवा और चाप के बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, समझ में आगे। इसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। क्लियर हो गया? वृत्तखंड बोलेंगे, समझ में आ गया अच्छे से। अब आप मुझे बताइए कि सर्कल जो है क्या वो एक प्लेन फिगर होती है? हाँ देखो, हम बिना पेन उठाए इसको पूरा सर्कल को बना सकते हैं, तो यस ये एक प्लेन फिगर है, तो यस ट्रू है। समझ में आ गया आप सबको? अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको एक चीज बता दी। देखिए एक बात थोड़ा सा और परेशान कर दूं, ये वृत्त होता है, ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है, ये आर्क होती है, तो इसके इस हिस्से को सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। ये माइनर सेक्टर कहलाएगा क्योंकि छोटा है, ये बड़े वाला है ना, इसको मेजर सेक्टर बोलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और ये सर्कल है, ठीक है, हिंदी में बता रहा हूँ, ये त्रिज्या है, ये चाप है, तो इस वाले हिस्से को हम त्रिज्या खंड कहेंगे, त्रिज्या खंड कहेंगे क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। बाकी एक बार वीडियो को पीछे करके देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसे लघु कहेंगे और इस वाले को दीर्घ कहेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं 10.2 एक्सरसाइज करेंगे हम। देखिए अब 10.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन बोला गया है, ये कह रहा रिकॉल कीजिए दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ दे हैव। देखिए जब एक रेडियस होती है ना तो हम उसको रेडियस लिखते हैं, जब एक से ज्यादा होते हैं तो ठीक है रेडियाई, ठीक है रेडी, ठीक है, ये दो डबल आई हो गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि देखो आप खुद सोचिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता नहीं क्या होता है? आपको मैं बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। पहले थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट समझ लीजिए। देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, इसका मतलब होता है जब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं आपको? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जैसे अगर एक सर्कल है उसकी रेडियस 7 है, दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस भी 7 है, तो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए नहीं हुए? हुए नहीं हुए? हुए। तो यही बता रहा है कि आपको ये याद होना चाहिए कि जैसे कॉन्ग्रुएंट तभी होगा दो सर्कल अगर उनकी रेडियस सेम होगी। तो ये कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाइए कि अगर उनकी कोड इक्वल है, ठीक है, कोड उनकी इक्वल है, तो उनमें जो सबटेंडेड एंगल बनेंगे ना वो भी बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक सर्कल है ये, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने सर्कल बोले गए हैं, आप देखिए यहाँ पे सर्कल्स लिखा है और दो की बात की गई, तो हम दो सर्कल्स के हिसाब से लेकर चलेंगे, ठीक है। ये वाला सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ दो सर्कल है ना, ये वाला सेम क्वेश्चन है यहाँ पे थ्योरम 10.1 में, लेकिन जो हम यहाँ पे दो सर्कल में करेंगे ना, जो हम दो सर्कल में आपको सिखा रहे हैं, वो यहाँ पर एक ही सर्कल में बात बोली गई है, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा ये थ्योरम, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरम ही ज्यादा देता है, ये क्वेश्चन कम देता है। सुन रहे मेरी बात?
तो आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तो थ्योरम अपने आप हो जाएगी, या थ्योरम करूंगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, एक ही बात है। अब ये तो सॉल्व की हुई तो इसी में समझा दूंगा ना, कि सॉल्व नहीं है तो ये समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलो देखिए ये सर्कल है हमारा, ठीक है, तो वो क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो आप आराम से आंसर कर लेंगे। वो कह रहा है कि ये सर्कल है, इसमें ना दोनों सर्कल में रेडियस इसकी बराबर है, जैसे अगर 7 है ये 7 है, ठीक है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये दोनों की रेडियस बराबर है ना दोनों सर्कल में, तो ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करके दिखाइए कि जो इनके जो एंगल बनेंगे ना, ये जो एंगल बनेंगे ये बराबर होंगे अगर इनकी कोड बराबर हो। तो खुद सोचिए बच्चों, अगर ये कोड जितने की होगी उतने की अगर ये भी होगी तो दोनों के एंगल सेम नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, बस हमें प्रूव करके दिखाना है। वो कह रहा है कि दो सर्कल में अगर आपको ये तो पता है कि दोनों की रेडियस सेम है, अगर कोड भी बराबर हो जाए तो प्रूव कीजिए कि ये दोनों एंगल जो है ना वो बराबर होंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। लिखा है प्रूव दैट इक्वल कोड्स, शुरू में लिखा है ना बराबर अगर जीवाएं हैं सर्वांगसम त्रिभुजों की, तो आपको बताना कि उनके द्वारा बनने वाले जो कोण होंगे सेंटर पे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब फटाफट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे, दो सर्कल की फिगर बना ली, ठीक है। आप प्रकार से बना सकते हैं, ये हमने सेंटर ले लिया, ये हमने रेडियस डाल दी, ठीक है। और इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चों कि दोनों बराबर दिखे, ठीक है, मतलब दोनों की कोण बराबर दिखेगी तभी तो। अब मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे ओ लिखा है यहाँ पे, हमने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ ओ डैश लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर आपको जैसे ए डैश बी डैश में कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पर आप सी और डी लिख सकते हैं। चलो मैं सी डी लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगी, सी और डी। बस यहाँ पर हमने ओ डैश मान लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? सुन रहे मेरी बात? समझ में आ रहा है? सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री वाले, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। गिवन टू सर्कल्स विद रेडियस, विद इक्वल रेडियस, विद इक्वल रेडियाई, ठीक है। यहां से लिख रहे हैं, देखो ये टू सर्कल्स आर कॉमन इफ दे हैव सेम रेडियस लिखा है ना, तो हम यहाँ लिख दे विद इक्वल रेडियाई, ठीक है। सर हमें दो सर्कल दे रखे, इसकी इक्वल रेडियाई एंड क्या दे रखा हमें, ये दोनों बराबर एंड कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये हमें दे रखा है। क्लियर हो गया? अब हमें टू प्रूव क्या करना है, एक बार हिंदी में भी बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, एंगल सी ओ डैश डी के बराबर होगा, सी ओ डैश डी के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? तो हिंदी मीडियम में हम जो है मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए हिंदी में पहले लिखेंगे, आप दिया है दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हैं, ठीक है, तथा जिसमें, ठीक है, थोड़ा हो सकता है राइटिंग का इशू हो रहा हो, जिसमें जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, दिखाई दे रहा ना आपको, सिद्ध क्या करना है, बयान कर दे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। इंग्लिश में हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में अब हमें क्या करना है, हमें ये एंगल बराबर करने हैं ना, है ना, ये एंगल बराबर करने हैं, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं आप इनको कॉमन करोगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, सी ओ डैश डी, ठीक है।
तो हिंदी में आप लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO'D में, ठीक है। तो उसके बाद आप इन ट्रायंगल में 3 चीजें बराबर बताइए। आपको कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन याद होगी, आपको ट्रायंगल में 3 चीजें बराबर बतानी पड़ती हैं, ठीक है। तो 3 चीजें आप बराबर बताएंगे, ठीक है, तो आप आराम से कर पाएंगे। बताइए 3 चीजें कौन सी बराबर हैं। देखो AO, ये जो AO है ये CO' के बराबर होगा, क्योंकि हमें गिवन है ना, इक्वलिटी है, हाँ है ना, तो यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है। या आप इसकी जगह लिख सकते हैं ऐसे, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, सुन रहे मेरी बात। और दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, BO इक्वल टू किसके होगा, DO' के, ठीक है। ये भी क्या लिख देंगे गिवन, ये यहां पर हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और तीसरी चीज हमें क्या दे रखी है, AB बराबर है CD के, AB किसके इक्वल है, CD के, तो ये भी क्या है गिवन है, ठीक है, ये गिवन हो गया, समझ में आ गई, ठीक है। और जब 3 चीजें बराबर होती हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, मतलब 3 चीजें काफी होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये वाला, ठीक है, CO'D, ठीक है। तो 3 चीजें बराबर से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ये कौन से रूल्स हो, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो क्या बोलेंगे S रूल, ठीक है, समझ में आ गई। तो फिर लिख देंगे देयरफॉर, अच्छा ये तो हमारा देयरफॉर हो गया ना, ठीक है। तो फिर देयरफॉर होने के बाद मतलब हमारा प्रूव होगा, तो दिस गिव्स, जब 3 चीजें बराबर होती है तो हर चीज बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं CPCT। तो जब 3 चीजें बराबर कर दी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल AOB इक्वल होगा, AOB इक्वल होगा CO'D के, लिख देंगे ब्रैकेट में CPCT, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं CPCT, ठीक है। तो आप जो है ना ये आराम से देख सकते हैं किस तरीके लिखा है, आप देखिए, ठीक है। ये तो आप, वो मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन सेम इसके है, बस इसमें क्या है कि आपको 2 अलग अलग सर्कल बना के दिखाने थे, ठीक है। जबकि इस वाले में ना जो आपको थ्योरम दे रखी है, एक ही सर्कल में दोनों लिख के सेम काम करना है। आप बस थोड़ा इसको समझेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो ये CPCT है ना, ये इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, ठीक है। चाय पियो कब तोड़ो, ऐसे याद मत रखना, ठीक है, याद रख सकते हो। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक बार हिंदी में आप देख लो फटाफट, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो ये हमने यहाँ तक लिख दिया था, फिगर वाली आपको बनानी है, मैंने जो हिंदी में लिखना होता वो सब लिख दिया। तो देखो ये सेम ही लिखना था, AO बराबर CO', यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्त की बराबर त्रिज्याएं हैं, वृत्त की बराबर, वृत्त की, या गिवन लिख दीजिए, वृत्त की बराबर त्रिज्याएं, ठीक है। ऐसे दूसरा कौन सा हो गया, BO बराबर DO', सेम उतार देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद AB बराबर CD, ये क्या है दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज AOB, देख सकते हैं आप AOB, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, CO'D हो जाएगा S नियम द्वारा। बुक साथ लेके रखना ताकि और अच्छे से आ जाए। और इसलिए, ठीक है, ये, और हम ये लिख देंगे यहाँ AOB बराबर होगा CO'D, ठीक है। कौन से रूल से हो जाएगा, कौन से रूल से हो जाएगा, CPCT से, ठीक है। जब 3 चीजें बराबर होती है तो बाकी सब चीजें बराबर होती है, तो CPCT बोलते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आप अपनी बुक से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चाय पियो कब तोड़ो से माइंड में रख लेना CPCT, क्योंकि अगर आप फुल फॉर्म नहीं लिखते CPCT लिखते हो तब भी आपको याद, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नंबर आपके नहीं कटने वाले। समझ में आ गया आपको पहला क्वेश्चन कैसे करना है। अब एक बार फटाफट ब्रीफ में शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर एग्जाम में थ्योरम आ गई, इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट सेंटर, तो आपको कैसे करना है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, मैं इसको आपको छोटा कर देता हूँ, आप इसकी फोटो लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी जो साथ साथ कर रहे थे दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। मैंने दोनों मीडियम में करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत ना आए।
देखो आप फटाफट ब्रीफ में देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो पहले इसका मतलब समझ लो। ये कह रहा है कि अगर ए की वृत्त में, देखो यहाँ पे ए सर्कल लिखा है, ठीक है, और इस वाले में ना 2 सर्कल्स थे, आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम यही है, ठीक है। लेकिन 1-2 सर्कल कोई भी आ जाए, किस तरीके से करना है मैंने समझा दिया। अब थ्योरम में एक सर्कल लिखा, तो इसी क्वेश्चन को जो आपको कराया ना मैंने, वो एक सर्कल में करके दिखाना है। कैसे? आप देखिए, सर्कल बना देंगे या सेंटर बना देंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये बना देंगे, ठीक है। ये कोड बराबर ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बी। आप देखो क्वेश्चन में देखो ये रहा, ठीक है, इसको ओ दे दिया, इसको नाम सी, इसका नाम डी दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन लिखेंगे, गिवन में आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे गिवन में आपको, ठीक है, दे रखा है 2 कोड्स हैं ए बी और सी डी के, लेकिन वो एक ही सर्कल के हैं। इसी में से बता रहा हूँ, एक ही वृत्त के आपको दे रखे ए बी और सी डी, और सेंटर उसका ओ है, सेंटर उसका ओ है। फिर आपको टू प्रूफ क्या करना है, देखो ये इसी में लिख दिया सारा इन्होंने, बाकी मैंने अलग अलग इसमें सिखाया ना, दिया है सिद्ध करना, ये फॉर्मेट होता है, इससे करना चाहिए, ठीक है। गिवन टू प्रूफ, तो यहाँ देखो गिवन यहाँ पे यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया गिवन, टू प्रूफ हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, देखो प्रूफ में क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे एओबी और सीओडी, एओबी और सीओडी। देखो जो लास्ट में लिखा है ना इक्वल एंगल, ये चीज प्रूफ करनी होती है, लास्ट वाली लाइन, ठीक है, लास्ट में प्रूफ करनी होती है। तो अब इसमें 2-3 चीजें बता दो। देखो ये वाली रेडियस इसके बराबर होगी, ये वाली रेडियस इस वाले के बराबर होगी त्रिज्या, और ये वाली जीवा इसके बराबर होगी कोड, ठीक है। तो 3 चीजें बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, बराबर हो गया ना, सेम था ना इसी क्वेश्चन की तरह। अच्छा, दोनों में फर्क समझ में आ गया। इस वाले क्वेश्चन में 2 सर्कल थे, ठीक है, और इस वाले जो क्वेश्चन थ्योरम है उसमें एक सर्कल। तो बच्चे ना ध्यान नहीं रखते, रटते हैं, रटो मत, लिखा नहीं और सर्कल, एक ही सर्कल में दोनों बनाने हैं, और इस वाले में 2 सर्कल लिखा था, तो 2 सर्कल, तो 2 सर्कल वाला एक सर्कल कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, एक पक्का आता है, हर साल आता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, ये इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है। ये कह रहा है कि अगर एंगल इक्वल बनते हो, एंगल इक्वल बनते तो कोड बराबर होगी, जो लास्ट में लिखा होता है ना वो प्रूव करना होता है। तो अब फटाफट मैं इसको स्पीड से करवा देता हूँ, ठीक है, और आज की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, सेम कर दिया, ये हमने बना दिया, ये ओ हो गया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ बी हो गया। आप देख सकते हैं नेम सेम लिख रहा हूँ मैं, नेम सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ओ डैश हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे बताइए गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन 2 सर्कल्स लिखेंगे, ठीक है, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, थोड़ा सा आप ओ डैश, ठीक है, इन विच, तो अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, इन विच रेडी आई ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। देखिए गिवन में यहां तक लिखा था ना 2 सर्कल विद इक्वल रेडियाई, है ना, तो हमने उसी की तरह लिखा, हमें रेडियाई तो बराबर दे रखी है, अभी मैं हिंदी में लिखूंगा, पहले मैं पूरा इंग्लिश में कराऊंगा वाला क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया, इक्वल हो गया, यहाँ से समझ में आ गया। और हमें क्या दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो क्या दे रखा है हमें, यहाँ बोला है कि सबटेंड इक्वल एंगल, एंगल बराबर है, इस बार एंगल इक्वल दे रखे ना, उल्टा कर दिया, मतलब जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था, इस वाले क्वेश्चन में जो प्रूव करना था ना, वो हमें गिवन में लिखना है, उल्टा कर देना। एंड यहाँ लिख दोगे एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डैश, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाला एंगल हमें गिवन। अब टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ये गिवन में था, टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। देखो ध्यान से देखो, ये चीज हम टू प्रूव में लिख रहे हैं ना, इस वाले पहले वाले में, इस वाले में ये गिवन में हो गया, ये चीज टू प्रूव में चली गई। तो हल्का सा देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग कर दी, यहाँ एक कोड्स आर इक्वल, यहाँ लिखा है एंगल्स एट देयर सेंटर्स इक्वल, ना। तो आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये वाला पूछा, ये वाला कर दिया, ये वाला पूछा, ये वाला कर दिया, तो गलत हो जाएगा। तो लैंग्वेज याद रखनी पड़ेगी क्वेश्चन की, समझ में आ रही है आपको। तो देखो उल्टा करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो प्रूफ में आ जाओ। अब प्रूफ में क्या करना होता है, वही 2 ट्रायंगल लेने हैं हमको, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब फटाफट 3 चीजें बराबर बताइए। तो एक तो सेम लिख देंगे, ए ओ बराबर सी ओ डैश, क्या लिख देंगे, रेडियाई ऑफ, ठीक है, क्या लिखते हैं, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वल लिख देना, इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल्स, ठीक है, या गिवन लिख दो, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, देखो सेम ये चीज लिख रहे हैं, ये चीज है ना, और ये भी सेम लिखेंगे, बी ओ बराबर डी ओ डैश। तो
तो यहाँ पर सेम उतार देना, ठीक है। बस अब आप मुझे बताइए तीसरी चीज़ क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे नहीं ना, क्योंकि हमें इस बार प्रूव करनी है। उल्टा हो गया, मतलब हमें गिवन में ये है ना, ये चीज़ यहाँ लिख देंगे, AOB बराबर क्या हो जाएगा CO-D। तो ये क्या होगा गिवन। तो मतलब जो हमें गिवन है वो तीन चीज़ें, एक दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तीसरी चीज़ हमें सोचनी पड़ती है, ठीक है। कौन सी है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फिर उसके बाद तीन चीज़ें बराबर होगी तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CO', ठीक है। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो कौन से रूल से हुआ, देखो ये साइड है, ये साइड है, और साइड के बीच वाला एंगल बराबर दे रखा है, तो साइड बीच में एंगल है, तो SS रूल होगा। कौन सा हो गया, SAS रूल। ये चीज याद रखने, इसी का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रूल था, SSS रूल था, यहाँ पर SS रूल हो गया, देयरफॉर, ठीक है। तो दिस गिव्स, अब आपको पता तीन चीजें बराबर, तो हर चीज बराबर होती है, तो आप लिखोगे AB ये बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, कौन से रूल से हो गया, CPCT। समझ में आ गया आपको, ठीक है। मैंने करस्पॉन्डिंग पार्ट को ट्रायंगल से इक्वल, क्लियर हो गया। ये था, देख लो थोड़ा सा चेंज हुआ, अब हिंदी में देख लो फटाफट, ठीक है। तो इंग्लिश वालों को तो काम हो गया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं वीडियोस लेकर आऊँगा, मुझे मोटिवेट करा करें, जितने हो सके शेयर करें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सिर्फ आंसर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। तो O' ये हो गया C, ठीक है, डैश डी। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया क्या है, दो त्रिभुज जिनके केंद्र O तथा O' हैं, तथा इसमें तथा इनकी त्रिज्या है, इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं, एवं हमें क्या दे रखा है, AOB बराबर दे रखा है CO', ठीक है। फिर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने में क्या करना है, AB बराबर CD। फिर हम उपपत्ति पर आ जाएंगे, उपपत्ति में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज CO', में तो आप क्या लिखोगे, AO बराबर है CO' के, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, DO' सेम उतार देंगे, ठीक है, सेम उतार देना। और AOB बराबर CO', के देखेंगे, दिया है, मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। और इसलिए थोड़ा इंग्लिश में से समझ लेना बच्चों, ठीक है। इसलिए तीन चीज़ें बराबर हो गई, CO', कौन सा रूल हो गया, SAS नियम, ठीक है। एक बार हिंदी में बताता हूँ SS नियम क्यों हुआ। देखो हमें एक साइड ये दे रखी थी, एक साइड ये, और उसके बीच के एंगल ये दे रखा था, एक साइड ये, एक साइड ये, बीच के एंगल ये वाला दे रखा था। तो इसलिए दो साइडों के बीच में एंगल है। आप भले ही इसे नीचे लिखें, लेकिन है तो रियल में तो बीच में है ना, इसलिए हमें रूल ऐसे लिखना होगा, SAS। कई बच्चे सोचते हैं सर SSA लिख दें, नहीं, गलत, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि दो साइड के बीच में एंगल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गई, इसलिए आपका क्या आ गया, AB बराबर CD आ गया, CPCT, ठीक है। चाय पियो कब तोड़ो, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो थैंक यू, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, और आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ये इंग्लिश में था और ये हिंदी में था, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, बाय, फिर मिलेंगे।